नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब्जेक्ट संस्कृत का पार्ट 5 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 30 VBI ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम 2025 के लिए लाए हैं बिहार बोर्ड के बच्चों। 400 आप आराम से पार कर सकते हैं। आप जुड़े रहे प्रभात एजुकेशन सेंटर से। दोस्तों, आप शुरू से अंत तक देखिए और इस क्लास का आनंद उठाएं। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। एंड हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है संस्कृत का कि गोल घर कहाँ अवस्थित है। आपको पता होना चाहिए कि गोल घर कहाँ अवस्थित है। पटना में या गया में या नवादा में या बक्सर में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पटना में। तो गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी जो है पटना के किस दिशा में बहती है, दक्षिण या पूरब या उत्तर या पश्चिम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो कि उत्तर, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, यानी कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थल है। तो गुरु नानक या महावीर या गुरु गोविंद सिंह या गौतम बुद्ध, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन या धर्म या आलस या कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आलस। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। बुद्धिवीर या कर्मवीर या धर्मवीर या वीरेश्वर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीरेश्वर। तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो वीरेश्वर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो व्यंग्यात्मक या हास्यात्मक या कारुणिक कथा या उपयुक्त तो कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यंग्यात्मक। तो अलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अलस में आगे क्यों लगाई गई। तो आपको पता होना चाहिए आलस में आगे क्यों लगाई गई। जाड़े के कारण या आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण या बिना किसी कारण के। तो अलस में आगे क्यों लगाई? आलसियों की परीक्षा के लिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलस कथा में आगे क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। मानव गुण या पशु गुण या देवता गुण या उपयुक्त तो कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानव गुण। तो अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आलसियों की। तो कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? आलसियों की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आलस साल में आगे लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो आलस साल में जब आग लगा तो कौन भाग गए? आलसी, धूर्त या अधिकारी या नौकर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धूर्त लोग। तो यानी कि आलस साल में आगे लगी आग को देखकर कौन भाग गए? धूर्त लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? देश का या नगर का या प्रांत का या समाज की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समाज की। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अथर्ववेद में कितनी तो अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अच्युत राय की रानी कौन थी। अच्युत राय की रानी कौन? इंद्राणी, गंगा देवी या उर्वशी या तिरुमलांबा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तिरुमलांबा। यानी कि अच्युत राय की रानी कौन है? तो तिरुमलांबा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जनक की सभा में सस्तात कुशली कौन विदुषी रहती थी। पुष्पा दीक्षित, गार्गी या गंगा देवी या पंडिता क्षमाराव। तो जनक की सभा में सस्तात कुशली कौन विदुषी रहती थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गार्गी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पुराण के रचनाकार कौन है। तो पुराण के
पुराण के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर या महर्षि वाल्मीकि या महर्षि वेदव्यास या कालिदास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। तो पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? देव की या भारत की या विश्व के पाटलिपुत्र? जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत की। तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? देवता या दानव या मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन गीत गाते हैं? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवता। तो कौन गीत गाते हैं? देवता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? वहां, पटना या यहाँ या सभी जगह? तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी जगह। यानी कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर से, पर्वत या फिर झरना से, उपयुक्त सभी। जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उससे डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी सभी है भारत के पास, भारत भूमि, सागर है, पर्वत है, झरना है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है? भारत में पाठ में प्रथम श्लोक कहां से संकलित है? विष्णु पुराण या पद पुराण या भागवत पुराण या वराह पुराण से? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विष्णु पुराण से। तो भारत महिमा पाठ के प्रथम पद ये श्लोक कहां से संकलित है? विष्णु पुराण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? चौकोर है या गोल या शोभनीय या समतल? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शोभनीय। तो जगत का गौरव कैसा है? शोभनीय। जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देवता क्या गाते हैं? देवता क्या गाते हैं? गीत या लोरी या स्तुति या कुछ नहीं? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गीत। तो देवता क्या गाते हैं? गीत। जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार कितने? 24 या 20 या 18 या 16? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16। तो भारतीय संस्कार कितने हैं? 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? समारोह का आयोजन या लोगों का सम्मेलन या दोष दूर होते तथा गुणों का निर्माण होता है या दान धर्म होता है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोष दूर होते तथा गुणों का निर्माण होता है। तो संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? दोष दूर होते तथा गुणों का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? सहिष्णुत्व या व्यक्तित्व या कारुणित्व या मानवत्व? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व। तो भारतीय में संस्कार में किसका निर्माण किससे होता है? तो व्यक्तित्व से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वेद की जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन पूर्व संस्कार या गृहस्थ या विवाह या शिक्षा? तो शिक्षा में आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मरने के बाद कितने संस्कार है? तो मरने के बाद कितने संस्कार मनाया जाता है? 1 या 3 या 5 या 6? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1। तो मरने के बाद कितने संस्कार है? 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? कौन सा संस्कार मनाएंगे जो कि गृहस्थ जीवन प्रवेश कर जाएंगे? तो देखते हैं, जन पूर्व या गृहस्थ या विवाह या शिक्षा? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विवाह। तो विवाह के साथ ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है? तो विवाह हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन पूर्व संस्कार या गृहस्थ जीवन, गृहस्थ या विवाह या शिक्षा? जो कि आपका ऑप्शन नंबर जन पूर्व हो जाएगा, ए। यानी कि
पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन पूर्व संस्कार हो जाएगा। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन पूर्व संस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जन पूर्व या प्राणी ग्रहण या मरने के उपरांत या जीवन। तो अंत्येष्टि संस्कार होता है मरने के उपरांत, जो कि मरने के बाद ही मनाया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के उपरांत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के उपरांत। यानी कि 30 क्वेश्चन आज का संस्कृत का पार्ट 5 समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार मजेदार वीडियो एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन कर लाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो कि आप प्रभात एजुकेशन सेंटर से जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। प्रभात एजुकेशन सेंटर को पढ़ने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।